हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर का जो एक वीडियो था वो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। तो सबसे पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसके आगे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपको वहाँ पर जो प्रोसेस की हुई थी, अपन ने देखा था कि जी प्रोटीन किस तरीके से एक्टिवेट होता है, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो आप पैथवे पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। बेसिकली इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के अंदर जो 3 पैथवे आते हैं कि एडेनाइल साइक्लोज CAMP पैथवे, फॉस्फोलाइपेज IP3 डैग पैथवे और चैनल रेगुलेशन, जो कि जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों पैथवे के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इसलिए जो है आप पहले वो जी प्रोटीन किस तरीके से एक्टिवेट होती है वो आप समझ के आओ, क्योंकि इन जो तीनों जो पैथवे पढ़ेंगे ना, तो इन सभी में क्या है कि उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है ना। क्योंकि आप जब जी प्रोटीन किस तरीके से एक्टिवेट नहीं होती है, अगर आपको वो पता नहीं होगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है ना। कन्फ्यूजन बहुत रहेगा। इसलिए जाओ पहले वाला वीडियो देख के आओ और उसको समझो कि जी प्रोटीन किस तरीके से एक्टिवेट होती है, जी प्रोटीन का रिसेप्टर होता क्या है और मेनली इसमें क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सारा मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और आपको पता है नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये तो होगी अपना इंट्रोडक्शन की बात। अब चलते हैं अपना कि जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एडेनाइल साइक्लोज CAMP पैथवे क्या है। अपन ने देखा था कि यहाँ तक अपन जो है पहले डिस्कस कर चुके थे। अपन ने देखा था कि अपना जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है वो 3 पैथवे के थ्रू फंक्शन करता है। सबसे पहला पैथवे एडेनाइल साइक्लोज CAMP पैथवे, फॉस्फोलाइपेज IP3 डैग पैथवे और तीसरा है चैनल रेगुलेशन। तो इन तीनों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एडेनाइल साइक्लोज जो CAMP पैथवे है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, किस तरीके से इसके फंक्शन होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पैथवे हैं, ठीक है, जीपेट के नज़रिए से भी और भी बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, है ना। तो उन सभी में से जो है क्या आते हैं कि आपसे जो MCQ रहते हैं वो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसकी प्रोसेस को EGB में यहाँ पर अपन लर्न करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो थोड़ी सी थ्योरी को आप पढ़ो। सबसे पहले क्या होता है इसमें एडेनाइल साइक्लोज एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसका क्या होता है एक्टिवेशन होता है। फिर क्या होता है कि जो साइक्लिक AMP रहती है, साइक्लिक AMP रहता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है। तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है जो प्रोटीन काइनेज रहता है वो इनएक्टिवेट रहता है, तो वो क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है फॉस्फोरिलेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन क्या होता है किसका, प्रोटीन का, एंजाइम का। आयन चैनल होते हैं और जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है उनका। उसके बाद अपन को रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये तो थोड़ा सा थियोरटिकली हो गई। अब अपन देखते हैं कि अपना जो प्रोसेस है किस तरीके से वर्क करती है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से अपन ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। जो है थोड़ा यहाँ से ध्यान से समझना, क्योंकि जो होल प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगी, सारे कॉन्सेप्ट की बातें होंगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक बात देखते हैं कि सबसे पहले अपन ने देखी कि अपनी ये क्या है, आपकी ये है सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर अब सबसे पहले अपन सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अपन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा इसको ध्यान से समझना, है ना, क्योंकि यहीं से अपन पूरी प्रोसेस समझेंगे कि अपना जो एडेनाइल साइक्लोज CAMP पैथवे है वो किस तरीके से वर्क करता है ना। तो ये अपनी क्या है बेसिक सी एक सेल मेम्ब्रेन है ना। अब इस सेल मेम्ब्रेन में देखो मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में अपना जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर पाया जाता है। और जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर क्या होता है 7 अल्फा हेलिक्स होता है, मतलब कुछ इस तरीके से बना होता है ना। इस तरीके से बना होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में क्या रहता है जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर पाया जाता है। इसको जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी जो रिसेप्टर रहता है, इसको जो इंटरसेलुलर पार्ट रहता है, लास्ट वाला पार्ट रहता है, उस पर यहाँ पर क्या रहती है कि आपकी जो जी प्रोटीन रहती है, जी प्रोटीन जुड़ी रहती है ना। तो इसलिए अपन इसको क्या कहते थे, अपन क्या कहते थे इसको जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर कहते थे। और मैंने बताया था कि जो अपना जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट, एक होता है इंटरसेलुलर पार्ट। तो इंटरसेलुलर पार्ट पे यहाँ पर जी प्रोटीन जुड़ी रहती थी। और अपन ने देखा था जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पे यहाँ पर क्या रहता है एक बाइंडिंग साइट रहती थी, है ना। यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट रहती थी और यहाँ पर इंटरसेलुलर पार्ट पे भी एक बाइंडिंग साइट रहती थी, यहाँ पर जी प्रोटीन जुड़ी रहती थी। और मैंने बताया था जी प्रोटीन की तीन यूनिट होती थी। एक होती थी जी अल्फा, ठीक है, ये अल्फा सब यूनिट, एक होता थी बीटा सब यूनिट, एक होती थी क्या गामा सब यूनिट। तो ये जो क्या रहती थी, जैसे ये जी प्रोटीन रहता था यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता था, तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। और साथ ही मैंने ये बताया हुआ था कि जो जी अल्फा होता है इसमें क्या रहता है GDP जुड़ा रहता है ना।
तो ये सारी प्रोसेस मैंने समझाई हुई थी। यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पर क्या है, इससे जीडीपी जुड़ा हुआ है। ये मैंने होल प्रोसेस लास्ट में समझाई हुई थी, है ना। तो यहाँ पर अब जब क्या होता है कि आपसे एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रहता है या कोई लिगेंड रहता है, वो आके जब जी प्रोटीन का रिसेप्टर की जो यहाँ पर बाइंडिंग साइट रहती है एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे, वहाँ पर आके बाइंड होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई मान लो कि क्या है, लीगेंड आके बाइंड हो गया, क्या है कि लीगेंड है। तो जब लीगेंड आके जी प्रोटीन का रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या होता है कि आपकी यहाँ पर जो जी अल्फा रहता है, जी अल्फा सब यूनिट रहती है, यहाँ पर जो जीडीपी जुड़ा रहता है, यहाँ पर जीडीपी जो जुड़ा रहता है, तो जीडीपी हट के यहाँ पर क्या हो जाता है कि जीडीपी को रिप्लेस हटा देता है और क्या होता है, जीटीपी जुड़ जाता है। अब आपको पता है कि जब जीडीपी से जीटीपी जुड़ती है तो क्या होती है कि जी प्रोटीन रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ था, है ना। तो जब यहाँ पर जो जी प्रोटीन रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो मैंने बताया हुआ था कि जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जी अल्फा सब यूनिट क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और जी बीटा और जी गामा क्या हो जाती है, डायमर बना के ये अलग होके सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, फिरती रहती है, घूमती रहती है। तो जब यहाँ से जी अल्फा सब यूनिट अलग होके यहाँ पर क्या करती है, फिरती रहती है, तो क्या होता है फिर कि यहाँ पर आपको जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन में कोई एक दूसरा एंजाइम रहता है ना। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में एक दूसरा एंजाइम रहता है। कौन सा एंजाइम रहता है, अब यहाँ पर देखो सेल मेम्ब्रेन में ही कोई दूसरा एंजाइम है, जो कौन सा है, एडेनाइल साइक्लेज। कौन सा एंजाइम है, एडेनाइल साइक्लेज। तो क्या होता है कि जब ये जी अल्फा सब यूनिट रहती है जो जी प्रोटीन की, वो एक्टिवेट हो गई, जब आपकी सेल मेम्ब्रेन में घूमती फिरती रहती है, तो सेल मेम्ब्रेन में ही उसे एक दूसरा एंजाइम मिलता है। क्या वो कौन सा एंजाइम होता है, एडेनाइल साइक्लोज होता है, जो कि क्या रहता है, इनएक्टिवेट रहता है। तो फिर क्या होता है कि आपकी जी अल्फा यूनिट आके इससे बाइंड होती है, और बाइंड होने के बाद क्या करती है कि जो आपका एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम है इसको जो एक्टिवेट कर देती है। शुरुआत में ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर घूमता फिरता रहता है इनएक्टिव स्टेट में, लेकिन जब यहाँ से जी अल्फा यानी कि अल्फा सब यूनिट है वो आके इससे बाइंड होती है, तो एडेनाइल साइक्लेज क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब देखो एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो ये काम करेगा, परफॉर्म करेगा ना अपने फंक्शन को। अब एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम का फंक्शन क्या रहता है कि आपका जो क्या रहता है कि देखो एटीपी रहता है। एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है और इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी से क्या होता है, साइक्लिक ईएमपी बनता है ना। तो एडेनाइल साइक्लोज क्या करता है, कन्वर्जेशन करता है एटीपी को साइक्लिक ईएमपी में। ये जो है एडेनाइल साइक्लोज का मेन फंक्शन रहता है। तो अब एडेनाइल साइक्लोज ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, अपन को साइक्लिक ईएमपी मिल गई। साइक्लिक ईएमपी जो है अपन को मिल गई, और अभी मैंने बताया हुआ था कि साइक्लिक ईएमपी क्या होता है, एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है। तो यहाँ पर जो लीगेंड था वो था फर्स्ट मैसेंजर, यहाँ पर जो साइक्लिक ईएमपी है ये है सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर है तो मतलब ये क्या करेगी, ये किसी को मैसेज ट्रांसफर करेगी, है ना। तो अभी कैसे मैसेज करती है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि आपका जो सेल रहता है, देखो ये सारी प्रोसेस जो सेल के अंदर चल रही है, तो सेल रहता है, तो सेल के अंदर एक प्रोटीन रहती है। कौन सी प्रोटीन रहती है, उसका नाम होता है, तो देखो इसके अंदर आपकी एक प्रोटीन रहती है जिसका नाम होता है प्रोटीन काइनेज, है ना। इसके अंदर एक प्रोटीन रहती है जिसका नाम रहता है प्रोटीन काइनेज। अब देखो प्रोटीन काइनेज, क्योंकि इसके साथ काइनेज जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, काइनेज। अब ये एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी कहीं पर काइनेज जुड़ा है ना, तो काइनेज का मतलब क्या होता है कि वो फॉस्फोरिलेशन कर देता है, फॉस्फोरिलेशन कर देता है किसी अनदर प्रोटीन का। तो जिसके साथ काइनेज जुड़ा हो तो काइनेज प्रोटीन क्या करती है, फॉस्फोरिलेशन करती है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ अनदर प्रोटीन। मतलब ये क्या कहेगी, जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम रहता है वो फॉस्फोरिलेशन कर देगी जो किसी अनदर प्रोटीन का। अब क्या होता है कि आपके सेल के अंदर नॉर्मली कंडीशन में जो आपकी प्रोटीन काइनेज है वो रहती है इनएक्टिव। अब इनएक्टिव क्यों रहती है, देखो इसका भी एक सिंपल सा रीजन है, इसका थोड़ा सा समझना कि प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव रहती है क्योंकि इसकी जो प्रोटीन काइनेज की चार देखो सब यूनिट होती हैं। प्रोटीन काइनेज की चार क्या होती हैं, सब यूनिट होती हैं। ये क्या है, प्रोटीन काइनेज है, कैसा है, इनएक्टिव है ना। प्रोटीन काइनेज है, इनएक्टिव है, तो इसकी रहती है चार सब यूनिट। यहाँ पर जिस चार सब यूनिट रहती हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर दो सब यूनिट रहती हैं, वो कौन सी होती हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं। कौन सी सब यूनिट होती हैं, रेगुलेटरी। ये जो दो सब यूनिट रहती हैं वो रहती है रेगुलेटरी सब यूनिट, और यहाँ पर ये दो सब यूनिट रहती है कौन सी, कैटालाइटिक सब यूनिट। कैटालाइटिक सब यूनिट।
यानी कि प्रोटीन काइनेज की 4 सब यूनिट में से 2 सब यूनिट रहती है रेगुलेटरी सब यूनिट और 2 रहती है कैटालाइटिक सब यूनिट। अब क्या होता है कि आपकी जो कैटालाइटिक सब यूनिट रहती हैं एक करती हैं फंक्शन परफॉर्म करती हैं, है ना, लेकिन आपकी जो रेगुलेटरी सब यूनिट रहती हैं वो इनको अपने बंधनों में जकड़े रहती हैं, है ना, तो जिसकी वजह से ये जो है काम नहीं कर पाती है ना। तो अब क्या होगा कि जब साइक्लिक एएमपी है, यहाँ से जो साइक्लिक एएमपी बना था वो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में एक्ट करता है, तो अब क्या करेगा, वो आएगा और इसको क्या देगा, मैसेज, इसके पास क्या करेगा, एक मैसेज देगा कि भाई चलो अब तुम एक्टिवेट हो जाओ, है ना। तो अब अभी था ये जो अपनी प्रोटीन काइनेज था वो था इनएक्टिवेट, तो अब क्या होगा, एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो जाएंगी और कैटालाइटिक सब यूनिट क्या होती थी, अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जब कैटालाइटिक सब यूनिट अलग होगी तो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है ना। अब क्या होगा, अपना जो प्रोटीन काइनेज था वो एक्टिव हो गया। किसकी सब यूनिट है, कैटालाइटिक सब यूनिट है ना, प्रोटीन काइनेज की कैटालाइटिक सब यूनिट है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अपना प्रोटीन काइनेज जो है एक्टिव हो गया। अब देखो जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो अभी मैंने बताया हुआ था काइनेज है ना, क्योंकि एक काइनेज है तो किसी दूसरी प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन करेगा। जहाँ पर भी आपको फॉस्फोरिलेशन आए, जिस भी चीज़ का फॉस्फोरिलेशन हो तो समझना वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। तो जब आपकी जो प्रोटीन काइनेज की कैटालाइटिक सब यूनिट है, ठीक है, वो क्या करेंगी, अब किसी अनदर प्रोटीन का एक्टिव करेंगे। तो अब क्या कहेगा, आपका जो प्रोटीन काइनेज है ये क्या कहेगा, न्यूक्लियस में जाएगा। यहाँ पर इसको समझो कि ये क्या है आपका, इसको समझो ये क्या है, न्यूक्लियस है। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ना, तो ये क्या है आपका, एक न्यूक्लियस है। तो आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है, CREB, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर आपकी एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है CREB, है ना। तो CREB प्रोटीन के साथ क्या होगा, जब आपकी जो कैटालाइटिक प्रोटीन काइनेज है वो आके इससे बाइंड होगा और जो इनएक्टिव थी तो इनएक्टिव से क्या करेगा, इसको एक्टिव कर देगा। अब जब एक्टिव होगा तो आपके न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA रहता है तो DNA में आपकी एक प्रोटीन रहती है। कौन सी प्रोटीन रहती है, CBP नाम की प्रोटीन रहती है। तो आपकी जो CRB जो कि अब एक्टिव हो चुका है तो एक्टिव होके वो क्या होगा, इससे यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। तो जब क्या होता है कि DNA के साथ जो आपकी CBP और जो आपकी जो CRB क्या होती है, बाइंड होती है। तो बाइंड होने के बाद क्या होता है, आपको जो DNA का ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है, DNA का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर mRNA बनेगा, है ना, mRNA बनेगा और mRNA के बाद क्या होगा, प्रोटीन बनेगी। अब जब क्या होगा कि आपके यहाँ पर प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन क्या कहेगा, ये प्रोटीन आपके सेल के अंदर जो वेरियस रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उन सभी के लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी अपनी जो है एड्रेनल साइक्लेज CAMP पैथवे के बारे में। अब इसको एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में जी प्रोटीन का रिसेप्टर लोकेटेड रहता है। तो जी प्रोटीन का रिसेप्टर अभी जो है इनएक्टिव स्टेज में रहता है, मतलब एक्टिव नहीं होता है। तो एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि आपकी जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा सब यूनिट एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक लिगेंड आके बाइंड होता है तो क्या होता है, यहाँ से जो GDP रहता है वो हटके GTP जुड़ जाता है। तो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, जिससे कि जी अल्फा सब यूनिट रहती है वो आके आपकी जो सेल मेम्ब्रेन में किसी जो अनदर प्रोटीन जो कि आपके यहाँ ट्रेवल करती रहती है, ठीक है, उससे आके क्या होता है, बाइंड होता है। तो आपकी जो एड्रेनल साइक्लेज जो इनएक्टिव था वो क्या होता है, एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो एक्टिव में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, इसका काम रहता है कि आपकी जो ATP है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर दे। और साइक्लिक AMP क्या रहता है, एक सेकेंडरी मैसेंजर रहता है जो आपकी एक प्रोटीन जो कि क्या होती है, प्रोटीन काइनेज होता है जो कि इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जो रेगुलेटरी सब यूनिट और कैटालाइटिक सब यूनिट एक साथ रहती हैं। तो साइक्लिक AMP क्या करेगा, इसको जो है सिग्नल देगा। जब इस सिग्नल देगा तो ये इनएक्टिव थी तो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो जाएंगी और कैटालाइटिक सब यूनिट अलग हो जाएंगी। यहाँ पर जो कैटालाइटिक सब यूनिट होती हैं वो क्या थी, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो ये जो प्रोटीन काइनेज है, एक्टिव प्रोटीन काइनेज, वो जाएगा आपके न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर आपकी जो CREB नाम की एक प्रोटीन रहती है उससे बाइंड होगा। जब इससे CREB नाम की प्रोटीन से बाइंड होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये आपकी जो प्रोटीन एक्टिवेट होगी, क्योंकि जब इससे प्रोटीन काइनेज बाइंड होगा तो इसको एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद ये प्रोटीन जाके आपके DNA से बाइंड होती है। DNA के पास ही एक दूसरी प्रोटीन रहती है CBP प्रोटीन, वो भी इससे बाइंड होती है। तो जब ये तीनों क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, तो आपका DNA रहता है। DNA से क्या बनता है, आपका mRNA बनता है। mRNA के बाद क्या होता है, प्रोटीन बनती है। प्रोटीन के बाद क्या होता है, आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यहाँ पर जो DNA से mRNA बनता है, एक कौन सी प्रोसेस कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और mRNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है,
ट्रांसलेशन कहलाता है। ये प्रोसेस कौन सी है? ट्रांसक्रिप्शन। और क्या है? ट्रांसलेशन है। अब प्रोटीन से अब जो प्रोटीन से क्या होता है, आपको वेरियस टाइप के रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ट्रांसलेशन। तो ये तो सिंपल सा था आपका एड्रेनल साइक्लोज CAMP पैथवे के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको कौन कौन सी यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं इस पैथवे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो स्मूथ मसल्स रहती है, जैसे कि यूटरस हो गया, GIT हो गया, ब्रेन हो गया, इनका क्या होता है? रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ क्या रहता है, जो आपका हार्ट रहता है, ठीक है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और कंडक्शन रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। लिवर ग्लाइकोजेनेसिस इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ जो इनिवेशन रहता है, जैसे सलाइवा का इनिवेशन सीक्रेशन हो गया, और आपकी जो गैस्ट्रिक एसिड रहते हैं उन सभी का सीक्रेशन क्या हो जाता है? इनेबेट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और इसी के साथ साथ जो आपका हार्मोन रहते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन रहते हैं, उनका सिंथेसिस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो इसके थ्रू वर्क करते हैं। सबसे पहले डोपामाइन रिसेप्टर है, जैसे D1 D2 रिसेप्टर है, वो ऐसे जो रिसेप्टर के थ्रू वर्क करते हैं। और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में जो अल्फा 2 रिसेप्टर और जो बीटा रिसेप्टर पता है 3 तरह के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो तीनों रिसेप्टर जो हैं इस रिसेप्टर के थ्रू वर्क करते हैं। और मस्कुलर रिसेप्टर जैसे कि M रिसेप्टर, हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब देखो क्या होता है कि जी प्रोटीन जो होती है, मैंने बताया था कि जी प्रोटीन क्या होती है, वो देखो 3 तरह की होती है। एक होता है GS, होता है GI। तो GS यानी कि जी प्रोटीन स्टिमुलेंट, यहाँ पे मतलब तो वो क्या कहते हैं, जो एड्रेनल साइक्लोज आता है उसके सीक्रेशन को इंक्रीज करेगी, तो साइक्लिक AMP अच्छे से मिलेगा, तो क्या होगा कि आपको वर्क करेगा। जैसे बीटा रिसेप्टर जो है GS प्रोटीन के थ्रू वर्क करता है। इसी तरह जो GI है, इसकी इसमें क्या होगा, एड्रेनल साइक्लोज कम होगा तो साइक्लिक AMP कम बनेगा। साइक्लिक AMP कम बनेगा तो आपका अल्फा 2 रिसेप्टर है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है ना। तो सिंपल सा था एड्रेनल साइक्लोज पैथवे के बारे में। अब अपन देखने वाले हैं कि जो आपका जो फॉस्फोलाइपेज IV3 डैग पैथवे है वो किस तरीके से वर्क करता है। अपना जो दूसरा पैथवे है वो है फॉस्फोलाइपेज IV3 डैग पैथवे। तो ये भी से सेम उसी पैथवे की तरह वर्क करता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अपन देखेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि अपन वही बना लेंगे कि अपनी क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है ना, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, एक रिसेप्टर, अपना ये जो रिसेप्टर है जी प्रोटीन का रिसेप्टर वो क्या है, लोकेटेड है। अब देखो ये हमेशा सेल के सरफेस पे ही रहता है, क्योंकि जो है क्या रहता है, सेल सरफेस रिसेप्टर रहता है ना। तो सारी प्रोसेस शुरुआत में तो वही सेम ही होगी, है ना। शुरुआत में वही सेम ही होगा कि आपका जो क्या होगा, आपकी जी प्रोटीन रहती है वो एक्टिवेट होगी, है ना। तो अब देखो शुरुआत में क्या रहती है, सेम ही रहती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप बात को समझना, है ना, कि यहाँ से क्या होता है कि आपका जी प्रोटीन का रिसेप्टर नॉर्मली है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेटस में है। तो तब क्या होगा, शुरुआत में आपका जो यहाँ से क्या होगा कि एक लिगेंड आके यहाँ से क्या होगा, बाइंड होगा, लिगेंड आके बाइंड होगा। जब यहाँ से लिगेंड आके बाइंड होगा तो जी अल्फा प्रोटीन रहता है वो GDP रहता है, उसको हटा के GTP को जोड़ लेता है। तो जब यहाँ से GTP जुड़ा तो क्या होगा, ये एक्टिव हो गई। अब जब एक्टिव होगी तो जी बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट अलग हो जाएंगी, और जी अल्फा सब यूनिट क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। तो जी अल्फा सब यूनिट अलग होकर आपके सेल मेम्ब्रेन में घूमती फिरती रहती है। तो अब आपकी जब सेल मेम्ब्रेन में एक और दूसरी एक प्रोटीन रहती है, अभी देखो एड्रेनल साइक्लोज प्रोटीन देख रहे थे अपन कि वो रहती है, लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरी प्रोटीन रहती है जो कौन सी होती है, PLCB रहती है ना। PLCB नाम की प्रोटीन रहती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज बीटा सी बीटा, है ना। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा नाम की जो प्रोटीन रहती है वो आपके यहाँ पर रहती है। तो जब जी अल्फा सब यूनिट जाके इससे बाइंड होगी, तो बाइंड होने के बाद क्या होगा कि ये जो है एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या रहता है कि आपके यहाँ पर एक दूसरा एक मॉलिक्यूल रहता है जो कि आपके सेल में घूमता फिरता रहता है, जो कौन सा होता है, PIP2, है ना। PIP2 नाम का एक दूसरा मॉलिक्यूल रहता है, तो जो आपके सेल में घूमता फिरता रहता है, तो जो PLC बीटा जाके इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये टूट जाता है, दो चीज़ों में जाके टूटेगा, है ना। ये जाके आपके सेल मेम्ब्रेन में ही दो चीज़ों में जाके टूटता है। अभी दो चीज़ों कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहला एक होता है डैग, क्या है, डैग में, और दूसरा जो है IP3, यानी कि IP3 और डैग में आपका जो है PIP2 टूट जाता है ना। अब यहाँ से देखो दो पैथवे चलेंगे। तो सबसे पहले अपन पहला पैथवे देखेंगे, वो है IP3 के बारे में। तो IP3 क्या कहेगा कि आप जो है सेल में देखो IP3 रहता है वाटर सॉल्युबल रहता है। तो वाटर सॉल्युबल रहेगा तो आपके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है, जेल लाइक मिक्सचर, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ईजिली से डिफ्यूज हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो गया, घुल मिल गया, तो अब साइटोप्लाज्म के अंदर
साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है ना। आपकी जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखो ये सारी प्रोसेस जो सेल के अंदर चल रही है, इसलिए सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ना। और इसके अंदर क्या रहता है, कैल्शियम जो रहता है, कैल्शियम आयन, उसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर भरी भरी पड़ी रहती है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर एक आयन चैनल रहता है जो कि क्या रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है। लेकिन जब आपके सेल के अंदर, यहाँ सेल के अंदर आपका जो साइटोप्लाज्म में IP3 डिफ्यूज हो चुका है, और जो क्या होगा कि आपका ये IP3 जो है आके इससे क्या होगा, बाइंड होगा। जब IP3 आके इस आयन चैनल से बाइंड होगा तो ये आयन चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये आयन चैनल यहाँ से ओपन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो कैल्शियम आयन था वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आने लगता है ना। तो यहाँ से कैल्शियम आयन चल क्या है, ऐसे बाहर आ गया। अब क्या होगा कि एक कैल्शियम आयन जाके आपकी एक किसी दूसरी प्रोटीन, एक चीज़ जो हमें से याद रखना कि यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है ये क्या रहता है, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में एक्ट करता है ना। ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। पिछले वीडियो में पिछले अपन जो पैथवे देख रहे थे उसमें अपन ने देखा था कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या रहता है कि अपना जो साइक्लिक AMP रहता है वो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में एक्ट करती थी। लेकिन इस पैथवे में लिगेंड जो है फर्स्ट मैसेंजर है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना कैल्शियम आयन है Ca2+, वो क्या है कि सेकेंडरी मैसेंजर है। अब सेकेंडरी मैसेंजर है तो जाके किसी दूसरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, है ना। तो अब आपके सेल के अंदर एक दूसरी प्रोटीन रहती है, कौन सी, याद रखना, कैलमोड्यूलिन। आपके सेल के अंदर एक दूसरी प्रोटीन रहती है कैलमोड्यूलिन, जो कि क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है ना। ये जब ये इनएक्टिव रहती है तो क्या होता है कि आपका जो कैल्शियम 2+ आयन है इसको सिग्नल दिया तो इसको इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो अपनी कैलमोड्यूलिन है वो क्या हो गई, एक्टिव हो गई, इनएक्टिव से एक्टिव में जो है कन्वर्ट हो गई। अब ये जब ये एक्टिव हुई तो ये जाके किसी और चीज़ को एक्टिवेट करेगी। तो आपके सेल के अंदर ही एक और जो है आपका एक प्रोटीन पाई जाती है जो है कैम काइनेज पाया जाता है, जो कि क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है ना। तो अभी इनएक्टिव रहता है तो भाई ये वाला क्या होता है, जो कैलमोड्यूलिन है वो आके इस कैम काइनेज को जो इनएक्टिव से फिर से क्या करती है, जो कैम काइनेज को एक्टिवेट कर देती है। अब यहाँ से कैम काइनेज क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब देखो ये एक्टिवेट हुआ तो ये जाके फिर से किसी चीज़ को एक्टिवेट करेगा, है ना। तो अभी जो कैम काइनेज रहता है वो एक्टिव होगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहली बात तो क्या है, एक काइनेज है। अभी लास्ट वीडियो में बताया था काइनेज का काम क्या होता है, किसी दूसरी चीज़ को एक्टिवेट करना, किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करना। तो अभी जाके आपके सेल के अंदर जो प्रोटीन रहती है, कोई प्रोटीन है जो क्या है, इनएक्टिव है, प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव है। तो अब प्रोटीन कोई इनएक्टिव है तो इनएक्टिव से जब कैम काइनेज इससे बाइंड हुआ तो क्या हो गई, प्रोटीन एक्टिव हो गई, प्रोटीन एक्टिव। अब जब ये प्रोटीन एक्टिव हुई तो आपके सेल के अंदर बहुत सारे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, यानी आपको क्या होगा, रिस्पॉन्स शो होगा, है ना। अब देखो रिस्पॉन्स शो होगा तो आपको पता है बेसिकली जो है यहाँ पर क्या है, कैल्शियम Ca2+ है। और जहाँ पर भी ये Ca2+ आ जाए तो उससे समझना कॉन्ट्रैक्शन होगा, सीक्रेशन होगा, है ना। इस तरह से आपको जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। ये तो होगा पहला पैथवे के बारे में। अब यहाँ पर जो एक देखो मैंने बताया था, यहाँ से देखो सेकेंडरी मैसेंजर है तो यहाँ से एक दूसरा पैथवे भी वर्क करता है। तो क्या होगा, यहाँ से अब दूसरा पैथवे के बारे में सुनना। तो अभी यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है, यहाँ पर जो Ca2+ आयन है, तो अब एक यहाँ पर जो एक तो करता है जो कैलमोड्यूलिन नाम की प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। लेकिन वहीं जाके अगर आपके जो सेल के अंदर यहाँ से एक दूसरी प्रोटीन रहती है, कौन सी प्रोटीन रहती है, प्रोटीन काइनेज C, जो क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है। तो अब आपका सेल के अंदर जो आपका जो कैल्शियम आयन है वो प्रोटीन काइनेज C से आके बाइंड हो जाता है। और जब बाइंड होगा तो क्या रहता है कि देखो जब इससे क्या होगा कि आपको जो PKC और कैल्शियम Ca2+ क्या होगा, बाइंड होगा। तो फिर भी ये क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। आपकी जो प्रोटीन काइनेज है वो एक्टिवेट नहीं होता है अगर उससे जो Ca2+ आयन आके बाइंड हो जाता है तब भी। लेकिन इसमें अब क्या होगा, जब यहाँ से जो कैल्शियम आयन से बाइंड होगा तो क्या होगा कि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे। अब इसमें कुछ इस तरह से कुछ चेंजेस आते हैं कि ये जाके क्या करता है कि यहाँ से जाके फिर से आपके यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पे पहुँच जाएगा। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पहुँचेगा, आपके यहाँ पर जो डेक रहता है, डेक से जाके यहाँ पर क्या होगा, ये बाइंड हो जाता है। डेक से आके ये क्या होगा, बाइंड होगा। यहाँ पर ये क्या है, C1 कैल्शियम है, इसको याद रखना। कौन सा है अपना, Ca2+ है। और ये अपना कौन सा था, PKC था।
तो वो आके ये क्या होगा, डैग से बाइंड हो जाता है। अब क्या होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही एक और कोई प्रोटीन पाई जाती है, जो कौन सी प्रोटीन होती है, यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ से आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जो रहती है PS, जो कि क्या रहती है, इनएक्टिव स्टेट्स में रहती है। अब क्या रहती है, जब ये आके इससे बाइंड होगी, है ना, तो क्या करती है, ये चारों कौन कौन से, डैग हो गया, आपका जो प्रोटीन काइनेज C यानी कि जो PKC, और आपका जो कैल्शियम आयन और जो PS, ये जब क्या होगा कि ये चारों एक दूसरे से बाइंड होते हैं। तो बाइंड होने के बाद क्या हो जाता है कि एक चारों ही एक्टिव हो जाते हैं। अब जब ये चारों एक्टिव हो गए तो आपका क्या हो जाए, जो PS रहता है, जो PS रहता है ये अलग हो जाता है एक्टिव होने के बाद, यानी कि PS जो है इन सब से अलग हो जाएगा एक्टिव होने के बाद। PS एक्टिव क्या होगा, अलग हो जाएगा। और जब ये अलग होगा तो क्या करता है, आपकी जो सेल के अंदर जो दूसरी प्रोटीन रहती हैं जो कि क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है, प्रोटीन इनएक्टिव। तो जब इनएक्टिव प्रोटीन को क्या करेगा, ये एक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। जब जो प्रोटीन एक्टिव होंगी तो आपके जो सेल के अंदर जो रिस्पॉन्स रहते हैं, वेरियस रिस्पॉन्स रहते हैं, ठीक है, वो आपको क्या होगा, देखने को मिलेंगे। और वही रिस्पॉन्स क्या होंगे कि आपको जो सीक्रेशन रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही साथ आपको जो न्यूरल एक्साइटेशन होता है वो भी आपको इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था आपके IP3 डैग पैथवे के बारे में। अब यहाँ पर जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के अंतर्गत जो तीसरा पैथवे आता है वो है चैनल रेगुलेशन। तो चैनल रेगुलेशन जो है इन दोनों से अलग होता है ना। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेकेंडरी मैसेंजर रहता है, देखो अपन ने पहला देखा था कि पहले में जो एड्रेनल साइक्लिक पैथवे था उसमें साइक्लिक AMP रहता है, वो सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में एक्ट कर रही थी। और अभी तो अपन ने दूसरा देखा है, इसमें जो है कैल्शियम Ca2+ जो है क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में एक्ट कर रहा था। लेकिन जो आयन चैनल रहते हैं ये डायरेक्ट वर्क करते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता है ना। तो इसका अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो 99% ड्रग है वो इसी के थ्रू जो है एक्ट करती है। तो क्या था, फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर नहीं है कंपेयर टू आयनोट्रोपिक रिसेप्टर के। देखो आयन चैनल के अंतर्गत ही एक आता है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या रहता है, फास्ट एक्टिंग रहता है, लेकिन ये भी आयन चैनल है लेकिन ये फास्ट एक्टिंग नहीं होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस ही आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब याद रखना है कि फास्ट एक्टिंग नहीं होता है और जी प्रोटीन के थ्रू वर्क करता है, इसलिए अपन इसको जी प्रोटीन आयन चैनल भी कहते हैं, है ना। थोड़ा सा याद रखना क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, है ना, इसलिए आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इतना याद रखना कि ये फास्ट एक्टिंग नहीं होता है। अब ये फास्ट एक्टिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें जो पहला सिग्नल रहता है जी प्रोटीन के थ्रू एक्ट करता है ना, तो इसलिए ये फास्ट एक्टिंग नहीं होता है। ये आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से समझोगे, जब आप लिगेंड के जो आयनोट्रोपिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ोगे तब आप इसको समझोगे। लेकिन यहाँ से समझना कि जो है धीमे धीमे वर्क करता है और 99% जो है इसी ड्रग की इसी आयन चैनल के थ्रू वर्क करती हैं। इसमें क्या होता है कि अपन को पता है कि जो एक्टिवेटेड प्रोटीन रहती है वो विदाउट सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू भी सिग्नल को कन्वे कर सकती है, ठीक है। बहुत सारे आयन चैनल होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आयन चैनल रहते हैं, जैसे कैल्शियम आयन चैनल रहता है, पोटेशियम आयन चैनल रहते हैं। तो इन आयन चैनल को वो ओपन भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है विदाउट बिना किसी सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प से, है ना। तो जब क्या होगा कि आपका जब चैनल ओपन और बंद होगा तो आपको दो तरह के रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, एक होगा डीपोलराइजेशन, एक होता है हाइपरपोलराइजेशन, है ना। अब डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन में थोड़ा सा भी अंतर है, इसको समझना कि जब डीपोलराइजेशन कब होगा, जब आपके जो सेल्स के अंदर क्या होगा कि आपको जो पॉजिटिव आयन रहते हैं यानी पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयन रहते हैं, इनकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो आपको डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। हाइपरपोलराइजेशन देखने को तब मिलता है जब आपको जो सेल्स के अंदर, ठीक है, जो आपको जो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन घटती है और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आपकी सेल्स के अंदर बढ़ती है। जब नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़े तो हाइपरपोलराइजेशन, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़े तो डीपोलराइजेशन। ये दो तरह के आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं आयन चैनल में, है ना। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जब पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो कौन कौन से रिसेप्टर है, जैसे यहाँ पर दिया गया एडेनर्जिक अल्फा-2 रिसेप्टर है, मस्कैरेनिक M2 रिसेप्टर और 5H2A रिसेप्टर। यहाँ पर जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन घटती है, जैसे डोपामिनर्जिक D1 रिसेप्टर हो गया, गावा B रिसेप्टर हो गया। तो ये कुछ जो है एग्जांपल हैं जो क्या होते हैं आयन चैनल रेगुलेशन के थ्रू वर्क करते हैं, है ना। तो ये सिंपल सा था आपके जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के बारे में। अपन ने जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है आयन चैनल रिसेप्टर के बारे में, जिसको अपन लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर भी कहते हैं या आयनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। तो उसके बारे में अपन जो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।